हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रेष्ठा एग्ज़ाम की, जो कि नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसको जो है एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कहते हैं। और ये जो परीक्षा होती है क्लास 9th में एडमिशन के लिए होती है। और ये जो परीक्षा है आपकी, वो एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसी पर पूरा बेस्ड रहता है। तो आज हमने यहाँ पर मैथ का 2022 का पेपर लिया है, और आप लोग देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आपने इसमें फॉर्म डाला है तो हम आपकी संपूर्ण तैयारी इस पर कराएंगे, और आज से आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। तो आइए मैथमेटिक्स के आज हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। 52,698 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। यानी इसका अगर आप वर्क कर दें तो वर्क करने पर इकाई अंक पूछ रहा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना रहेगा कि यहाँ पर वर्ग जो है इकाई अंक है कितना। तो यहाँ पर इकाई अंक है बच्चों 8। तो इसका मतलब जब हम 8 का वर्क करेंगे तो ये 8 हटाई आएगा 64। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा वो आएगा 4। इसका मतलब यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा 4। बच्चों, काफी सरल प्रश्न था। तो यहाँ से ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ से पहला वाला चूज कर लेना रहेगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, यहाँ पर पूछ रहा है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है कि यानी अगर आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं जो उसमें तीनों भुजाएं हों, उनको निकालने का सबसे पहली बात आप फार्मूला अगर जानते होंगे तभी आप ये प्रश्न को कर पाएंगे। तो इसके लिए जो आपका फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है। 2, मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ से, यानी 2m, दूसरी जो साइड होती है वो m² - 1, और दूसरा होता है m² + 1। अब आप देखिए, इसमें तीनों भुजाओं में से 18 एक दी गई है। तो 18 कौन सी ऐसी भुजा, देखिए सभी भुजाएं पूर्णांक में आ रही, तो इसलिए ये 2m है। यानी 2m जो है ये देखिए पूर्णांक में है 18। तो 18 आप कर दोगे तो m की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम m की वैल्यू यहाँ पर 9 रखते हैं तो पहला बात हमारे पास 2m था, तो इसका मतलब इसी से हमने निकाला था। तो 2 × 9, तो ये पहली भुजा 18 होनी चाहिए। दूसरा होता है m² - 1, तो दूसरी भुजा होनी चाहिए थी 9² - 1, 9 81 - 1 यानी 80। बच्चों, अगर मैं अगले की बात करूं तो तीसरी भुजा होती है m² + 1। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 81 + 1 यानी 82। तो जो तीनों भुजाएं होंगी वो आपकी भुजाएं होंगी 18, 80 और 82। बच्चों, ये फार्मूला आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आंसर आपको चौथा वाला नजर आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अगला प्रश्न बेहद आसान है। 0.04 का घन क्या होगा। यानी 0.04 का घन, घन का मतलब 3 बार गुणा करनी है। तो आप विदाउट डेसिमल किसकी गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अगर आप यहाँ पर 2 हैं तो आपको इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 2 2 4 2 6, 6 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 0.00064। इसका मतलब यहाँ से ये आपका कौन सा सही है, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से हम चौथे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। बच्चों, अगर मैं चौथे प्रश्न की बात करूं, बेहद आसान प्रश्न है। अंकित ने एक वस्तु 875 रुपए में खरीद कर 750 रुपए में बेचा, उसे लाभ होगा अथवा हानि। अब आप समझिए, 875 की आप खरीदते हो, 750 की बेचते हो, कम की बेच रहे हो, हानि ही होगी। और कितनी हानि होगी, तो यहाँ से आप हानि का कैलकुलेशन कर सकते हो। यानी हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ से आप 750 को घटा दोगे तो ये बच्चों आ जाएगा 125 रुपए। अब हानि होगी तो यहाँ पर देखिए दोनों लाभ दिए गए, पहला और तीसरा, ये तो हो नहीं सकते। हानि कितनी होगी, इसके लिए हानि का आपने फार्मूला बच्चों पढ़ा होगा। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हानि हो गई
₹25 इंटू 100 अपान ये आपका 875 था क्रय मूल्य। अब आप इसको काट लीजिए, 125 एकम 125 सत्ते होता है 875। अब ये आपका आ गया बच्चों 100/7। इसको आप भाग करोगे तो आ जाएगा 14 सही 2/3%। यानी यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए मैं बी वाला ऑप्शन आपके लिए चुन देता हूँ, क्योंकि हानि के लिए है तो ये वाला आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी हानि और लाभ आप ध्यान नहीं देते हो और अपनी प्रश्न को बहुत जल्दी गलत कर देते हो। अगला प्रश्न देखिए, घातांक का है, वेरी बहुत ही आसान है। यदि 3 की पावर 3x-1 इक्वल टू 9 इक्वल टू 729 तो x की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसको देखिए लिख क्या सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3x-1 भाग है तो अपान 9 लिख दोगे बराबर 729। अब आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3x-1 अपान इसको लिख सकते हो 3×9 3 की पावर 2 बराबर 729। अब बेस समान है तो अगर हम घात ऊपर ले जाएंगे तो घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3x-1 - 2 इक्वल टू, अब ये 3×9 × 27 × 81 तिहाई और तिहाई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपको 3 की पावर 6। अब अगर देखिए दोनों तरफ बेस इक्वल है तो हमारी घातें भी बराबर होंगी। तो ऊपर ये घात क्या है देखिए 3x और 2 और 1 3 - 3 बराबर ये सॉरी कितना था 6 बराबर 6। तो आप इसको जब हल करोगे 3x इक्वल टू 6 प्लस 3 तो 3x बराबर 9 तो x बराबर 3×9। इसलिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके लिए ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, काफी आसान प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इसको आप 3 4 5 प्रकार से लगा सकते हो। अब प्रति किलोमीटर प्रति घंटा यानी ये 60 मिनट में, तो आपकी जो 60 मिनट में कितनी चलती है देखो 80 किलोमीटर, 1 घंटा दिया था किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी 80/60। तो इसलिए आपसे पूछ रहा 15 मिनट में कितनी जाएगी, तो 15 से गुणा कर दे, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 4 एकम 4 दूनी 8 यानी 20 किलोमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन आपका फोर्थ बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 मीटर की दूरी तय करता है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो यहाँ से सबसे पहले चूंकि लंबाई का संबंध चौड़ाई से, तो हम ये मान लेते हैं इसकी बच्चों लंबाई है x, ठीक है, तो आप x मान लीजिएगा और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5x/6। ये हो गई आपकी चौड़ाई जैसा कि प्रश्न में दिया है। अगर मैं इसका दोगुना कर दें तो ये निकल आएगी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है परिमाप, और चूंकि इसने 2 चक्कर लगाए तो इसने चला है 1540। अगर आप इसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा 770 मीटर, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लोगे 6 कम 6 और 5 11, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से, और आप काटना भी चाहो तो भी ऐसा कर लेते हैं 11 तो जाएगा 11x/6 इंटू 2 इक्वल टू 770। 2 एकम 2 तिहाई 6 और कंसिलेशन ला से 11 एकम 11 11 सती 77। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x बराबर 7×21 यानी उसकी जो लंबाई होगी वो 210 मीटर आएगी। तो यहाँ देखिए 210 मीटर कोई आंसर अगर मिल रहा हो तो 210 केवल ऑप्शन, देखिए आपको पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं, चौथे में मिल रहा तो यही चौथा वाला ही आंसर हो जाएगा। मैं आपको जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आप भी थोड़ा जल्दी चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी ढंग से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है देखिए कि राम के पास समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न 2 विकल्प हैं कि वर्गाकार भूमि का टुकड़ा जिसकी लंबाई जिसकी भुजा 21.4 मीटर है और एक आयताकार टुकड़ा अगर खरीदे तो 36 मीटर लंबाई चौड़ाई और 10 मीटर उसकी चौड़ाई है और उसकी लंबाई जो है 36 मीटर है,
ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की क्षेत्रफल की बात करूं, अगर मैं इसका, चूंकि जो वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका अगर करोगे तो आ जाएगा 447.96 वर्ग मीटर। और अगर आयत की बात करें तो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 360। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप 300, अगर आयताकार खरीदता तो उसे मात्र 360 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी, जबकि अगर वो वर्गाकार इसी भूमि को खरीदता तो उसको 457.96 मीटर मिलेगा। तो इसका मतलब विकल्प ए वाला इसको खरीदने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं ऑप्शन में आगे क्या दिया है। ये प्रश्न थोड़ा सा अगर और स्पष्ट होता तो आपके बहुत आंसर समझ में आता। चलिए मैं समझा देता हूँ। क्योंकि समान मूल्य दे रहा था तो जहां पर ज्यादा मिलेगा उसी प्लाट को खरीदना पसंद करेगा। तो चूंकि ए वाले में ज्यादा जमीन मिल रही थी तो ए वाला ऑप्शन ही खरीदना पसंद करेगा। ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए था इन्हें। अब देखिए इसमें जो भी प्रश्न आते हैं ज्यादातर आपको कारण वाले आते हैं। तो देखिए यहाँ से आप कारण वाले करेंगे, बहुत आसान प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे 100% यहाँ से आंसर आपको निकल के आएंगे। क्योंकि ये आपको एनटीए द्वारा परीक्षा होती है, थोड़ी सी अगर टफ आप इसे मत माने, क्योंकि ऐसा कुछ कोर्स ही एनसीईआरटी का जिसमें आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए नीचे दो विकल्प दिए गए हैं, एक अभिकथन में दिया गया ए के रूप में लिखित है, दूसरा कारण उसका रीजन है, यानी एक में कथन दूसरे में कारण। तो क्या दोनों सही हैं या गलत हैं, आप इसको देखना है। एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किया गया समय 6 घंटे है। पाई चार्ट में केंद्रीय इसका 6 इंटू, हाँ सही बात, 24 यानी 90 डिग्री निकल रहा है। यानी अगर उसको पाई चार्ट बनाओ तो उसको 90 डिग्री का आपको बनाना पड़ेगा। फिर कह रहा बच्चे ने दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, ऐसे केंद्रीय कोण 90 होगा। बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है। क्योंकि दिन का चौथाई हिस्सा हुआ, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं आपके, है ना। तो 24 घंटे का एक दिन होता है, 6 घंटे में 1/6/24, 6 कम 6 चौक 24, यानी इसने चौथाई बात कही। तो पहला ऑप्शन जो है वो भी सही है कि 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा या दिन का 1/4 व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और ए की जो व्याख्या है वो आर सही ढंग से कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वाला यहाँ से चूज करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न केवल और केवल आपकी परिभाषा पर आधारित है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक पदीय, एक पद क्या होता है, एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। यहाँ पर देखिए एक पद नहीं हो सकता, अलग अलग है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं बन सकता। इसका मतलब फिर हाँ ये देखिए चौथा वाला एक पद, ये क्योंकि दोनों की घातें समान है तो इसको आप जोड़ दोगे और आप इसे लिख सकते हो 3, 2 और 1 3, यानी 3x²। इसका मतलब पहले ए का मिलान चौथे से आपका यानी इस वाले से हो जाएगा, यानी ए का जो है चौथे से। तो आइए देखते हैं, पहले ए का कहीं चौथे से मिलान किया गया, देखिए दूसरा वाला मिल रहा है। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज समझा दूंगा और आप इसे बहुत आसानी से कर पाओगे। अगर आप इसी को देखोगे तो ये देखिए त्रिपदीय है, 3 पद हैं, कैसे, x² प्लस 6x, चूंकि जोड़ के इसको लिखना चाहिए था 20, उसने 2 लिखा, उससे मतलब नहीं, त्रिपदीय है। अगला अगर आप टर्म की बात करोगे तो देखिए एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। तो इसमें 4 पद हैं बच्चों, 1 2 3 4, जीरो की मान्यता नहीं, यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए द्विपदी है, क्यों, ये है x² प्लस ये दोनों x की घात समान है, 3 2 5x हो जाएगा, तो ये द्विपदी होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में किसी शून्योत्तर यानी जो शून्य ना हो परिमेय संख्या x के लिए x की पावर -m बराबर 1/x⁴m हो जाता है। बिल्कुल बात सही है, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक यानी ये धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव था तो इसे जब 1/x कर देंगे तो इसकी जो पावर है वो आपकी धनात्मक हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम 1/6x² बराबर, ये बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता बच्चों, क्यों, अगर इसको लेके भी अगर हम इसको ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 6 - 1 x की पावर
-2। ये तो सही लिखा है, लेकिन ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब उपरोक्त कथन के आलोक में यानी दिखाई पड़ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का ए और 2 सही बिल्कुल सही नहीं है। ए और कथन दोनों असत्य हैं, ऐसा भी नहीं, पहला तो सही ही है। पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दूसरा जो उसने लिखा है, वो लिखने का तरीका उसने गलत लिखा है। तो यहाँ से ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। नीचे 2 दिए गए कथन हैं, एक में कथन है, दूसरे में कारण है। कह रहा है 8 इंटू 21 बटे 8 बराबर 1। तो ये तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम दिया गया है, ठीक है। ए में गुणात्मक प्रतिलोम है। कारण कह रहा है 21 बटे 8 और 8 बटे 21 योज्य प्रतिलोम नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यानी पहला तो सही है लेकिन योज्य नहीं होता है ये। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिया गया, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है। दोनों सत्य हैं लेकिन आर उसकी व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है, व्याख्या भी नहीं करता। दूसरा, ए तो सत्य है लेकिन आर जो है ये असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लगता है, हमें नहीं, ऑप्शन जो तीसरा इसका रखना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ए तो सत्य है। देखिए ए तो सत्य है, ये आपका जो है गुणात्मक प्रतिलोम है, लेकिन ये योज्य प्रतिलोम लिखा गया है, तो इसका योज्य प्रतिलोम ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका योज्य प्रतिलोम नहीं है। चलिए अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए के रूप में लिखित और दूसरा कारण है। एक चतुर्भुज एक समबाहुभुज है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसका समबाहुभुज हो। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों तो समबाहुभुज कहलाता है। ये बिल्कुल सही है, नहीं, पहला गलत है, लेकिन दूसरा जो उसका कारण है वो बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के रूप में कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सही चुनना है। ए और आर दोनों सत्य हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य नहीं, ए असत्य था और आर सत्य था, वो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बताया था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 4th वाला आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न भी आपको मिलान करना है और देखना है कौन सा सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि दोनों सूचियों को मिलान करना है, तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 2/3 यानी एक ब्रैकेट में रखा गया, फिर इसको इन दोनों को एक साथ, तो ऐसे नियम को हम लोग सहचर्य नियम कहते हैं। देखिए सहचर्य नियम यहाँ पर ये वाला बी वाला यानी पहले वाले से संबद्ध रखेगा, तो बी वाला पहला ऑप्शन चौथा है, आपको लगाने की वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना ही देख करके आप प्रश्न को लगा लेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है -3 इंटू 2/33 इंटू -48/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद ही गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालने को मिलेगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आप इसको 2 से 6 से काट लीजिए, 6 एकम 6 और 6 अठे 48। चूंकि माइनस माइनस है तो ये प्लस आपका हो जाएगा, तो 8 दूनी 16/11। अब कोई पूछे अगर आपको 16/11 का गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है, सेम चिन्ह में लिखा जाता है, जो भी दिया जाता है उसको आप व्युत्क्रम लिख देते हो, यानी 11/16। यानी किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिसको गुणा करने से वैल्यू उसकी 1 आ जाए। ये देखिए कट जाएगा, यानी 16/11 का गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा वो 11/16 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको तीसरे में दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चर वाले समीकरण जिसमें चर की अधिकतम एक घात हो, इसे द्विघात कहते हैं। बिल्कुल नहीं। एक चर रैखिक वाले समीकरण बिल्कुल सही, दूसरा ही कहते हैं, बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये तो परिभाषा ही दी गई, तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा सही होगा। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए आज हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए अन्य 14 सवाल हैं उनको मैं लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।